अब वही प्रश्न हल करेंगे जो अपने पास नहीं है, जो है वो हल नहीं करेंगे। यूनिट फर्स्ट में एक प्रश्न था, आवेश के गुण लिखो। यूनिट फर्स्ट का एक प्रश्न है, आवेश के गुण लिखो, है ना। फिर लिख लोगे इसको, लिख लो इसको, आवेश के गुण लिखो, पहले लिख लो इसको। आवेश के गुण लिखो, कोई बात नहीं, कराया नहीं बात कर ले। आवेश के गुण लिखो। ये प्रश्न मैंने नहीं कराया था, तो मैं फिर से करा रहा हूँ। इसका आंसर लिखेंगे, आवेश के निम्नलिखित गुण है। आवेश के निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है। पहला गुण, गुण नंबर 1 लिखेंगे, समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। ये पंखा बंद कर दो, पीछे एक चलो रहे तो लास्ट वाला। दूसरा, विपरीत आवेशों में, आवेशों में आकर्षण होता है ना। फिर तीसरा, प्रकृति में आवेश, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान, न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। फिर चौथा, चौथा क्या लिखेंगे, चौथा लास्ट, चौथा है, 4 को लिखना है। चौथा कौन क्या है, चौथा कौन क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, तो नहीं नष्ट किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। ऐसे ये 4 गुण है, चारों गुणों को अच्छे से याद करें। फिर अगला अपन आगे देखेंगे। देखो, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन को पढ़ा रखा है। किसी चालक की धारिता के चालक की धारिता कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ये भी लिखा रखा है। बांडी ग्राफ मैंने पढ़ा दिया था। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि 2 आवेशित गोली चालकों को जोड़ने पर उनका धारिताओं का, आवेशों का अलंकरण उनकी धारिताओं का अनुपात होगा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते नहीं मालूम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते नहीं मालूम। हाँ, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। अब एक अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपको नहीं करा रखा उसको देख लेंगे। तीसरा है इसका, तो ये 5 नंबर का आने का वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इधर देखना, ये 2 चालक हैं, ए और ये चालक बी। ये चालक ए और ये चालक कौन सा है, अब इस चालक कोण ने क्या किया, ऐसे ये 2 चालक बना रखे हैं। इसकी धारिता कितनी है, C1, आवेश कितना है, Q1, विभव V1। इसकी धारिता C2, आवेश Q2 और विभव कितना है, V2। यहाँ लिखेंगे चित्र में 2 गोली चालक, चित्र में 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से हल करें। 2 गोली चालक कौन कौन से हैं, ए और बी, ए तथा बी है, ए तथा, ठीक है ना। 2 गोली चालक कौन कौन से हैं, है ना, गोली। अब चालक ए की धारिता, चालक ए की धारिता कितनी है, धारिता C1। फिर तथा बी की धारिता, तथा बी की धारिता कितनी है बच्चों, C2। फिर आगे क्या लिखेंगे, चालक ए को प्लस पे आवेश, चालक ए को
प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव प्लस क्यू, यानी Q1 आवेश देने से उसका विभव कितना हो जाता है V1 तथा V को Q2 आवेश देने से Q2 आवेश देने से उसका विभव कितना हो जाता है V2 हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अब A पर आवेश क्या निकालेंगे? A पर आवेश कितना आएगा? क्या लिखेंगे? Q1 बराबर C1 V1 और B पर आवेश कितना जाएगा? Q2 बराबर C2 V2। ठीक है ना? अरे ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए, यदि दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाए, चालक तार द्वारा जोड़ा जाए तो कौन बराबर हो जाएगा इसका? जैसे चालक को जोड़ेंगे तो कौन बराबर होगा? आवेश बराबर। क्या बराबर होगा? अरे दोनों चालकों को जोड़ देंगे तो कौन बराबर हो जाएगा? हैं? दायरा बराबर हो जाएगी विभव। अरे दोनों को जोड़ेंगे तो कौन बराबर हो जाएगा? विभव। विभव वास्तव में मैंने क्या बताया था? एक पानी का तल है, जैसे दो बॉटल हैं, एक में बिल्कुल पानी नहीं और दूसरे में पानी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका पानी निकल उसमें चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का पानी का तल बराबर नहीं हो जाए। वैसे कि उनकी धारिता कैसी हो? एक पतली बॉटल और एक बड़ी बॉटल, फिर भी क्या होगा? दोनों का पानी का तल बराबर होगा। इसलिए तो ग्राउंड वाटर लेवल सबके कुओं में एक जैसे ही रहता है। कोई कहते मेरे कुएं में बहुत पानी है, कहाँ से आ जाते हैं? वाटर लेवल सबके इसमें बराबर रहता है। हाँ, तो विभव कैसा हो जाएगा? यदि दोनों चालकों को एक चालक तार जोड़ दिया जाए तो विभव समान होगा। अब विभव समान होगा तो क्या करेगा? विभव समान हो जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा विभव समान होगा। अब यहाँ लिखिए सब उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालेंगे? उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा? उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। अरे समझ में आ रहा है? अब कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2। मान रख देंगे V बराबर कितना गया? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये इसके उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। इसका आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A पर आवेश। क्या निकालेंगे? A पर आवेश कितना जाएगा? अरे V1 Q1 बराबर कितना आया? C1 V और B पर आवेश कितना जाएगा? Q2 बराबर, अब इसमें भाग लगा देंगे Q1 बटा Q2 बराबर C1 V बटा C2 V। इससे इसको काट देंगे तो Q1 बटा, अरे किसको काट देंगे? Q1 बटा Q2 बराबर, अर्थात दो गोली चालकों को जोड़ने पर उन पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है। अर्थात लिखो लिखिए, अर्थात दो गोली चालकों को जोड़ने पर उन पर आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उन पर आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। हो गया? लिख लिया सबने? है?
अर्थात दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उन पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में वितरित होता है। अब देखो दूसरी यूनिट का प्रश्न है। ओम का नियम लिखो, खूब पढ़ा रखा ना आपको ओम का नियम। फिर दूसरा विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल किसे कहते हैं? नहीं पढ़ा है? पढ़ा रखा। ये विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और प्राथमिक सेल, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण डेनियल सेल, लेप्लांक सेल, शुष्क सेल और साधारण वोल्टी सेल। और जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीय सेल में कौन कौन से? साधारण शुष्क सेल और एक और कौन सा है? हाँ, नीपे सेल। ये अपन ने पढ़ लिया था ओम का नियम। अब तीसरा प्रश्न देखो इसका तीसरा प्रश्न क्या है? अरे तीसरा प्रश्न देखो, ओमी और अनोमी परिमाण पढ़ रखा है, करा रखा है, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न पढ़ो। हाँ तो लिखो, वोल्ट मीटर विभव मापी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विभव मापी इतना है ना, विभव मापी ऐसा पूरा ऐसा लिखेंगे तो बहुत अच्छा पूरे मार्क्स मिलेंगे। मीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है, अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि विभव मापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि क्या कारण है? हाँ, नंबर 1 करके लिखेंगे, विभव मापी शून्य विक्षेप पर आधारित होता है, विक्षेप पर आधारित होता है। है ना? तथा जबकि वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है। क्या लिखेंगे? जबकि वोल्ट मीटर किस पर? विक्षेप विधि पर आधारित होता है। फिर ये तो लिख ही दिया, शून्य विक्षेप को मापना आसान है, जबकि विक्षेप विधि को मापना थोड़ा कठिन होता है ना? शून्य विक्षेप को मापना आसान है, क्या लिखेंगे? शून्य विक्षेप को मापना आसान है, जबकि विक्षेप को मापना कठिन है। विक्षेप को मापना क्या होता है? कठिन होता है, मापना कठिन होता है। ये हो गया, समझ में आ गया? अरे हो गया पहला पॉइंट। तो शून्य विक्षेप को नापना तो पॉइंट को शून्य करना है, और विक्षेप को नापेंगे तो थोड़ा सा उसमें पॉइंटर को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देख सकते, इसलिए इसमें त्रुटि होने की संभावना। दूसरा, विभव मापी का संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध, संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत। ठीक है ना? संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध कैसा होता है? जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है। कब?
प्रतिरोध अनंत नहीं होता। बस वही कारण पूछ रहे हो, ठीक है ना? हो जाएगा। अगला, मोटर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है, मिल गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला हो तो ऐसा कर सकते हैं कि जब मोटर गाड़ी से अपन लाइट स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन स्टार्ट होने के लिए जो विद्युत धारा लेगा वो बहुत अधिक लेगा, अतः V बराबर E माइनस आई आर से स्पष्ट है कि आई का मान अधिक होने से उसके जितने भी स्विच रहेंगे, जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे, उनके बीच विभवांतर का मान कम हो जाता है, अतः वह डीम हो जाता है। लिखा हूँ क्या लिख दिया? एक भी लड़का बोलेगा तो मैं लिखा दूंगा, बोलो लिखा दो, लिखो कि जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन अधिक धारा लेता है, अतः हेडलाइट के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर है से स्पष्ट है कि विभव कम हो जाएगा, विभवांतर कम हो जाता है, जिससे क्या होगा? अरे जिससे क्या होगा? जिससे हेडलाइट डीम हो जाती है। हेडलाइट कौन सी हो जाती है? डीम या मंद हो जाती है। ऐसा कैसे वो भी है, इलेक्ट्रिक कार जो हीटर है जब चलाते हैं तो घर के सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, तो यहाँ इंजन की जगह क्या लिख देंगे? हीटर। इंजन की जगह क्या लिख देंगे? हीटर। हेडलाइट की जगह क्या रख देंगे? बल्ब। आप बताओ, ये चौथा सवाल आया किसी को? चौथा सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए। नहीं है? कर रखा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी एनसीईआरटी का पहले ही प्रश्न है। देखो इसको कैसे है, एनसीईआरटी का प्रश्न क्रमांक चौथा है ना, ये पहला ये इसका चौथा प्रश्न है। क्या है कि किसी कार की संचय पेटी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, मतलब E बराबर कितना दिया इसे? 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 3 ओम। क्या निकालना है? 4 है। क्या निकालना है? अधिकतम धारा निकालना है, ठीक है? अरे ये निकालना। अब क्या लिखेंगे? पेटी से ली धारा I बराबर कितना होता है? E अपॉन R प्लस स्मॉल r होता है। उसने क्या लिखा? अब अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल R बराबर बाह्य प्रतिरोध 0 हो जाना चाहिए। अब बाह्य प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो यहाँ धारा अधिकतम हो जाएगी, कार्य मैक्सिमम बराबर E का मान कितना है? हाँ, E बटा R लिखते, E का मान 12, 0.3, 0.4 तो क्या किया?
कितना आ गया आई मैक्सिमम बराबर 30 एमपी। बताइए पूर्व जैसे क्या है वो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है, और विद्युत धारा में है तो भी यहाँ तक करना उसको आई बराबर एन ए बी डी आई है ना, ऐसा बताया था मैंने है ना, ऐसा आया था एन ई बी डी ऐसा। यहाँ तक विद्युत धारा में करवाया था मैंने, कहा था यहाँ तक भी पूछा हुआ। चलो अगला देखो है अगर तो उनका नियम करा रखा मैंने यार, ऐसा क्या करता हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर करा रखा नहीं करा रखा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगा इसको। इसके पहले ये सवाल देख लो, दूसरा ये कर रखा आप लोगों ने, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। देखो प्रश्न नंबर धीरमुक्ति का प्रश्न नंबर दूसरा, यानी कि माना क्या माना दो सेल है अपने पास, माना कौन सा है लेक लांसी सेल का विद्युत वाहक बल, लेक लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E1 तथा डेनियल का कितना है, डेनियल का E2, डेनियल का कितना है बच्चों, उसने कहा पहले लेक लांसी जोड़ा, पहले कौन सा जोड़ा, तो यानी कि E1 बराबर रो गुणित 280 पर संतुलित हो रहा है, तो E1 बराबर कितना है बच्चों 280 रो, इसको समीकरण नहीं कहते। फिर उसने कहा यदि डेनियल सेल को इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, डेनियल को श्रेणी क्रम में जोड़ देगा, डेनियल को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देगा, तो जोड़े अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा E1 प्लस बराबर 480, समीकरण कौन सी आ गई ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, 2 में 1 का क्या देने पर भाग देने पर देंगे तो कितना रहेगा, देखो E1 प्लस E2 बटा कितना बराबर 480 रो बटा 280 रो, फिर रो से रो कट जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, E1 प्लस तो यह E2 बटा प्लस बराबर कितना आ जाएगा 480 बटा, तो 0 से 0 काट दें, 7 के बटाई 48 है ना, ये भी कट गया, ये प्लस E2 अपॉन E1 बराबर 12/7, E2 बटा E1 12/7 माइनस 1 आया। फिर आगे देखो E2 बटा E1 12 माइनस 7/7, E2 बटा E1 बराबर 5/12, इसको उल्टा कर दो, आया E1 बटा E2 7/5, तो E1 अनुपात E2 7 अनुपात हो जाएगा। ये दोनों सवाल है, दोनों करा दिए। अब तीसरी यूनिट में चलें, तीसरा यूनिट देखो, इसमें लिखा उत्तर ध्रुव ज्योति किसे कहते हैं, देखो उत्तर ध्रुव ज्योति किसे कहते हैं, लिखा उत्तर ध्रुव ज्योति किसे कहते हैं, अरे उत्तर ध्रुव ज्योति किसे कहते हैं,
देखो उत्तर ध्रुव ज्योति किसे कहते हैं, पहले आंसर लिख लें। उत्तर ध्रुवी ज्योति किसे कहते हैं? उत्तर ध्रुव ज्योति का क्या कारण है, किसे कहते हैं? अरे क्या, पहले तो किसे कहते हैं ये भी लिखो, ये भी मालूम नहीं है। जैसे ये पृथ्वी ऐसी गोल है ना, ऐसी है ना, यहाँ इसका कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ कौन सा होता है, साउथ में तो सारा पानी, और नॉर्थ में क्या है, बर्फ। क्या है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा चुंबक होता है पृथ्वी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव अपन कहते हैं, चुंबक में दोनों ध्रुव किसे कहते हैं, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अब यहाँ से ब्रह्मांड में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, क्या आते हैं, और यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखा है निकलती है, तो दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया, और अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होने के कारण वहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव। क्या कहते हैं, तो पहले लिखो इसको, चरम उत्तरी अक्षांशों पर, चरम उत्तरी अक्षांशों पर है ना, चरम उत्तरी अक्षांशों पर रंग बिरंगा सुंदर प्रकाश दिखाई देता है, रंग बिरंगा सुंदर प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, जिसे उत्तर ध्रुवी ज्योति कहते हैं, उत्तर ध्रुवी ज्योति कहते हैं। समझ में? उत्तर ध्रुवी ज्योति किसे कहते हैं, जो उत्तरम उत्तरी अक्षांशों पर एक रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है, जैसे क्या कहते हैं, सबको क्लियर हो गया। अब किस कारण से बनती है, तो लिखिए यह घटना ध्रुव के पास होती है, यह घटना उत्तर ध्रुव के पास होती है, ध्रुव के पास होती है। इसका कारण यह है कि अब देखो कारण, इसका कारण यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होने से इलेक्ट्रॉनों के आगे के कारण, ऐसा लिखा, इलेक्ट्रॉन के आगे के कारण अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है, जिससे धाराएं उत्पन्न हो जाती है, धाराएं उत्पन्न हो जाती है और उत्तर ध्रुवी का निर्माण होता है, उत्तर ध्रुवी ज्योति का निर्माण होता है। ठीक है, पहले समझ में आ गया, उत्तर ध्रुवी ज्योति का निर्माण करते हैं। अब इसमें और भी प्रश्न है, अपन कल फिर इसके आगे करते हैं, है ना। अभी 3 दिन में पूरा जो शेष बचे हुए प्रश्न सारे कराते हैं, फिर आप आए तो आए, जैसे रोज स्कूल आना चाहिए परीक्षा तक।